12% of men they can have around prostate cancer, which is not a safe number for us. सो इसके जो ग्रोथ है कैंसरस ग्रोथ वो क्या एकदम रैपिड हो जाता है और व्हाट इज इट और देयर इज नो पैटर्न टू इट? In fact, it is one of the slowest growing cancer in the body. ओके. Does the underpants that men wear, that is boxers versus briefs, does it make a difference in the sperm quality? Sperm quality definitely is improved by using boxers. In the urban cities, the erectile dysfunction issue is growing faster. What would you blame the reasons to be? Most important reason would be stress. Kidney stones, sexual dysfunction और prostate issues, ये सारे कॉमन इश्यूज हैं नहीं कि हम दो जन मिलके कुछ बातें कर लें, उसको जान लें. When it happens, there is a lot of discomfort. That discomfort also we don't talk about that often. हम सिर्फ rely करते हैं उसको गूगल पे. Of course, that is not the right way because we should know that 1 in 10 men they go through having a kidney stones in their lifetime. 12% of men they can have around prostate cancer, which is not a safe number for us. And for the very same reason, to make this discussion very comforting, we have Dr. Anand Utre with us. He has performed at least more than 12,000 procedures. He has more than 24 years of experience. He's a senior consultant of SL Raheja, Mumbai. We are very much glad to also understand that he has trained himself from Australia, US, New Zealand, and Singapore. We are very glad that we have him with us here today, and we'll be looking forward to starting our conversation. हेलो सर, नमस्ते. Namaste. Good morning. गुड मॉर्निंग. सो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोस्टेट, मुझे पहले ये पूछना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है और उसके इश्यूज कौन सी एज से शुरू होते हैं? Prostate is a very small gland जो यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर पेशाब जमा हो जाता है उसके नीचे रहती है. उसका वेट रहता है 18 to 20 ग्राम्स. आफ्टर द एज ऑफ 50 ये ग्लैंड बढ़ने को शुरुआत हो जाती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं. वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स एंड सेकंड वन इज इरिटेटिव सिम्टम्स. ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स है जहाँ प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ने की वजह से जब भी यूरिन मतलब पेशाब जो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आती है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है. रुकावट पैदा होने से क्या हो जाता है कि आपका यूरिनरी स्ट्रीम जो फ्लो बोलते हैं वो कम हो जाता है. जो पेशाब जो बाहर आती है वो रुक रुक के आती है और कभी कभी पेशाब करते हैं हमको जोर करने की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड टाइप ऑफ सिम्टम्स आर समथिंग कॉल्ड एज इरिटेटिव सिम्टम्स. अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने के कारण क्या हो जाता है पेशाब की जो थैली रहती है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है. जस्ट इमेजिन गोइंग टू अ जिम्नाजियम. आप जिम्नाजियम में जाते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, आप वजन उठाते हो, जहाँ आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हो वो मसल हमारा डेवलप हो जाता है. वैसे ही ये ब्लैडर का एक डेट्रिजल बोल के एक मसल रहता है. ये मसल प्रोस्टेट का ग्लैंड एनलार्ज होने के कारण ये मसल डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्चुरिया इस टाइप के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. अर्जेंसी मतलब पेशाब करने को बहुत जल्दी-जल्दी होना. मतलब आप टॉयलेट तक पहुँच जाते हो तो कभी-कभी टॉयलेट में कोई अंदर रहता है, तो कभी-कभी इसमें हमको इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब जो रहता है वो कभी-कभी बाहर आके अपना हमारे कपड़े भी खराब हो सकते हैं. दूसरा है नॉक्चुरिया. रात को 1 से 2 बार पेशाब करने को उठना ये नॉर्मल है. ये जब ये सिम्पटम शुरू हो जाता है तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ प्रोस्टेट प्रॉब्लम. आप अगर 2 बार से ज़्यादा बार अगर रात को उठ रहे हो, मतलब आपका प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो चुका है. तो अगर आप एज 50 इयर्स के आगे हो और आप 2 बार से ज़्यादा रोज़ उठ रहे हो पेशाब करने के लिए, तो आपको समझना ज़रूरी है कि ये दिस इज़ ऑल द सिम्पटम्स आर बिकॉज़ ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. थर्ड वन इज़ अर्जेंसी. अर्जेंसी में बहुत जल्दी-जल्दी पेशाब होता है. इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. जो आप 3 या 4 घंटे आराम से पेशाब रोक सकते हो, वो आपको कभी-कभी 2 या 3 घंटे के अंदर ही आपको पेशाब को जाने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये सब सिम्पटम्स जो है, ये जैसे बढ़ जाते हैं, इसके कारण हमारे नॉर्मल एक्टिविटी मतलब हमारा नॉर्मल जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं. ये प्रॉब्लम जो है वो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा करके दिख सकता है. ये ओल्ड एज में दिखने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि जैसा आदमी ओल्ड हो जाता है तो उसका नींद जो होता है मतलब स्लीपिंग आवर्स वो कम हो जाते हैं. उसमें अगर हमको पेशाब करने के लिए घड़ी-घड़ी उठना पड़े, सो दैट लीड्स टू स्लीप डिप्राइव्ड सिंड्रोम.
और वो स्लीप डिप्राइवेशन के कारण बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, एंग्ज़ायटी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। सो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाई प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्पटम्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आप बराबर टाइम टू टाइम अगर फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, इवैल्यूएशन करते हो, तो ऑल दीज़ सिम्पटम्स कैन कम अंडर कंट्रोल। तो मुझे इसमें एक पूछना है कि यूजुअली द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट वी हैव हियर इज कि हमारे मसल वीकनेस है। उसके बाद आई मीन उसके ऊपर हम अ, थोड़ा एग्रीवेट हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं लाइक जैसे आपने बताया कि पेशाब जल्दी-जल्दी हम जाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है या तो वी लूज़ इट वेरी क्विकली। सो आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज़ कि मसल वीकनेस है विद एज, डिजनरेशन और व्हाटएवर। But as you said, कि there can be more to it. So, what are the advanced treatments that are available when it comes to the prostate, say, enlargement, which is a benign? So when you are talking about benign prostatic enlargement, first we have to diagnose and understand that ये prostate जो enlargement है वो cancerous नहीं है, ये non cancerous है. Oh, Because 12% of all the prostate enlargements can be cancerous. And as I said, after age of 50 years, ये बॉडी में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है। तो ये सब करने के लिए पहले हम डिटेल में हिस्ट्री ले लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम समथिंग कॉल्ड एज पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ पर उंगली के हिसाब से हम प्रोस्टेट का ग्लैंड कितना बड़ा है, उसमें नोडुलैरिटी है क्या, उसमें हार्डनेस है क्या, इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। और एक हम सिंपल टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और पीएसए। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। गांव-गांव में तालुका-तालुका में, जिला-जिला ये लेवल के ऊपर आपको ये टेस्ट अवेलेबल है। ये टेस्ट में हमारा नॉर्मल लेवल है अप टू 4, 4 से 10 इज़ इंटरमीडिएट एंड मोर देन 4 इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर। सो अगर आपका पीएसए 4 के नीचे है तो यू कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ बिनाइन प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट। इनिशियली कैसे होता था कि जब भी हमारे पास ड्रग अवेलेबल नहीं थे, तभी हर प्रोस्टेट को हमको ऑपरेशन करना पड़ता था और ये ऑपरेशन जो हम करते थे, ओपन तरीके से करते थे। तो इसमें ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आता था, तो लोग बहुत डर जाते थे। अभी इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना ज़रूरी है कि बिकॉज़ इट इज़ अ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, इट इज़ पेनिस रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम लेके बाहर नहीं आते। तो इसके लिए हमको अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो गए, तो इमीडिएटली आपको फिजिशियन के पास जाना है। नाउ कमिंग बैक टू योर बीपीएच और बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। सो एक बार ये तय हो जाता है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट बिनाइन है, तो हम उसको एक सोनोग्राफी कर लेते हैं। ये सोनोग्राफी में हम 2 चीज़ इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना बड़ा है और यूरिन पास करने के बाद कितनी पेशाब के थैली में रह जाती है, व्हिच वी कॉल इट एज़ अ पोस्ट वाइड रेसिड्यू। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली हम जब भी प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट करेंगे तो हमेशा हम मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ग्लैंड साइज़ 30 ग्राम्स के नीचे है, तो हम एक स्पेसिफिक ड्रग देते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। ये अल्फा ब्लॉकर से क्या हो जाता है, जो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के कारण छोटा हो जाता है, वो खुल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लैडर का प्रेशर कम हो जाता है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, आपका फ्लो बढ़ जाता है। बट यही ग्लैंड अगर 30 ग्राम्स के ऊपर हो जाती है, तो हमको ड्यूटेस्टेरॉइड एंड फिनेस्टेरॉइड ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको डालने की ज़रूरत पड़ती है। जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एंटी प्रोस्टेट मेडिसिन बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि प्रोस्टेट का जो सप्लाई है टेस्टोस्टेरोन के ज़रिए, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और उसकी जो वाढ होती है, मतलब जो बढ़त होती है, वो कम हो जाती है। तो टू स्टार्ट विथ वी ऑलवेज गिव मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड सी हाउ द पेशेंट बिहेव्स। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर इज़ एन इंडिकेशन फॉर ऑपरेशन। अभी इनिशियली हम क्या करते थे कि ऑपरेशन करके प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल देते। कॉमनली इसको हम मिलिन्स और फ्रेयर्स प्रोस्टेटेक्टमी बोलते थे। इसमें जब हम रेसिडेंट थे तभी हमने देखा कि बहुत सारा ब्लीडिंग होता था, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पड़ती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज़ ऑफ एडवांसमेंट इन एंडोयूरोलॉजी एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी कमिंग इन, इसमें क्या हो गया कि यही ऑपरेशन हम एंडोस्कोप, मतलब बहुत छोटा स्कोप रहता है, जहाँ दूरबीन रहती है, जिसके माध्यम से हम अंदर जाते हैं। Endoscopy is a scopy which is done through normal orifices. In urology ये normal orifice मतलब पेशाब का रास्ता। ये पेशाब के रास्ते से हम ऊपर जाते हैं, प्रोस्टेट की ग्लैंड को देखते हैं और उसको हम वेरियस डिफरेंट मोडालिटीज से ऑपरेशन करके इसको हम छोटा कर देते हैं। जैसे बड़ी हुई प्रोस्टेट छोटी हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। ये सब चीज़ करने के लिए आपके बॉडी के ऊपर
एक भी टाका नहीं लगता, देयर इज नॉट अ सिंगल स्टिच ऑन द बॉडी, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इन्फेक्शन ऑफ द वुंड। एंड इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन पेशेंट 2 दिन से लेके 4 से 5 दिन तक जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से घर चले जाता है। 6वें या 7वें दिन पे वो अपना रेगुलर काम करने को शुरुआत कर देता है। सो विथ एडवांसमेंट ऑफ एंडोयूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये प्रोस्टेट ट्रीट करना बहुत ही आसान हो गया है। So I'll repeat again. As you said, the symptoms are very normal symptoms. Like there is nothing. Is there some high intensity symptoms that one sees? High intensity symptoms means um, if you don't treat the prostate gland, it keeps on enlarging और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपको पेशाब करने का है बट पेशाब बाहर ही नहीं आता है, विच वी कॉल इट एज अ रिटेंशन ऑफ यूरिन। अभी रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि रिटेंशन होने की वजह से पेशाब बाहर नहीं आती, बहुत सारा पेन हो जाता है। इमीडिएटली आपको कोई मेडिकल सेंटर में जाना ज़रूरी पड़ता है। वहाँ पर हम कैथेटर बिठाते हैं, कैथेटर बिठा के जो भी यूरिन आपकी कलेक्ट हो गई है, वो कलेक्ट हो गई हुई पूरी यूरिन जो होती है उसको हम ड्रेन कर देते हैं। सो दिस बिकम्स एन इमरजेंसी प्रॉब्लम। सो इफ़ यू ट्रीट इट इन द इनिशियल फेज, ये बहुत ही आसान है ट्रीटमेंट करके, मेडिकली ट्रीटमेंट करके या एंडोयूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके इस टाइप का रिटेंशन ऑफ यूरिन काइंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी रिटेंशन ऑफ यूरिन और पेशाब बाहर नहीं आना, यही एक ही चीज़ उसमें नहीं रहती है। कभी-कभी इट इज़ कॉल्ड एज़ क्रॉनिक रिटेंशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा यूरिन पेशाब की थैली में जमा होने की शुरुआत होता है। ये थोड़ा यूरिन जो पीछे जमा हो जाता है, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। पेशाब के थैली में, दैट इज़ वी कॉल इट एज़ अ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, वो स्टोन तैयार हो जाते हैं। कभी-कभी ये प्रेशर किडनी के ऊपर चला जाके किडनी बायलैटरली देयर कैन बी हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी के ऊपर सूजन। जब ये किडनी के ऊपर सूजन आ जाती है, तभी उसकी क्रिएटिनिन लेवल जो होती है, वो आस्ते-आस्ते बढ़ने को शुरुआत हो जाती है। सो स्लोली अ सिंपल प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो मेडिसिन से और एंडोस्कोपी से हम ट्रीट कर सकते हैं, वही प्रॉब्लम लेकर हम एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर ये कंडीशन में जा सकते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए 50 साल के बाद आइडियली आपको फिजिशियन के पास जाना ज़रूरी है। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसमें एनलार्जमेंट है, पोस्ट वाइड रेसिड्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इफ यू वांट टू रूल आउट कैंसर प्रोस्टेट, बिकॉज़ कैंसर प्रोस्टेट नहीं है देखने के लिए पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखना पड़ता है कि उसमें नोडुलैरिटी है या नहीं। ये जो चीज़ अगर आपके फैमिली में, आपके फादर को, आपके अंकल को या आपके ब्रदर्स को, मतलब आपके भाई लोगों में किधर अगर प्रोस्टेट का ग्लैंड कैंसर है, तो इसकी प्रोस्टेट की कैंसर होने की संभावना आप में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वक़्त में आपको थोड़ा-सा विजिलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही प्रोस्टेट के सिम्पटम्स आ जाते हैं, उसमें आपको इमीडिएटली ये सब ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जो ईयरली मेडिकल इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें हमेशा ये सोनोग्राफी ऑलवेज़ इंक्लूडेड रहती है। इस सोनोग्राफी में हमेशा प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ और पोस्ट वाइरल रेसिड्यू हमको मालूम पड़ता ही है। और जैसे ये इवैल्यूएशन मेन मतलब एब्डोमेन में होता है, वहाँ पर पीएसए ग्लैंड का इवैल्यूएशन भी अभी इट इज़ बिकम लाइक अ नॉर्मल रूटीन अच्छा। इन्वेस्टिगेशंस। हम्म। एंड व्हेन इट कम्स टू द कैंसरियस, तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या-क्या अवेलेबल है? हाउ इज इट बीइंग ट्रीटेड? बिकॉज़ I guess every year 34,000 of men are added new in this, and which is not a small number for men to come across to. So how do they have to be vigilant, and what is the process when they realize it? As I said, it is the commonest or maybe second commonest cancer in the body after the age of 50 in men. So vigilance, identification of the problem and treatment is the goal for getting the best possible option. Because early cancer prostate, if we detect it early and we treat it early, 5 year सर्वाइवल मतलब 5 साल के बाद वो पेशेंट को जिंदा होना, ये जो प्रमाण है, इट इज एज गुड एज 97%, which is one of the highest possible percentage cancer survival after 5 years, provided it is picked up very early, provided the treatment is given very early. Now unfortunately what happens is प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट बीपीएच, Hmm. इससे अलग नहीं रहते। अच्छा। तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ही सिम्टम आ जाता है। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का सिम्टम आने के बाद हम जाके इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ पर नोडुलैरिटी मिल सकती है, हार्डनेस प्रोस्टेट का मिल सकता है। वैसे होने पर हम सोचते हैं कि चलो ये कैंसर होने की संभावना है। हम पीएसए टेस्ट कर लेते हैं, वो हमेशा 4, 7, 8, 10 के ऊपर रहता है। अगर वो 4 और 10 के बीच में है,
तो हम सोचते हैं कि इसकी बायोप्सी करनी ज़रूरी है या नहीं है। इस टाइप में द लेटेस्ट इवैल्यूएटरी मोडालिटी व्हाट वी हैव इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ मल्टी पैरामीट्रिक प्रोस्टेट एमआरएस टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि पायराइट स्कोर गिनते हैं। ये पायराइट स्कोर क्या होता है कि पायराइट स्कोर मतलब जैसे आपका कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है, वैसे पायराइट स्कोर बढ़ जाता है। अगर ये 1 और 2 है, तो उसमें कैंसर होने की शक्यता नहीं है। अगर ये 3 है, तो यू हैव टू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग दिस पेशेंट। हर 3 महीने में, 6 महीने में पीएसए करना है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एमआरआई करना है और अगर आपको लगे कि कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके प्रोस्टेटिक बायोप्सी करनी है। अगर 4 है, तो चांस प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ही ज़्यादा है एंड 5 इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कैंसर प्रोस्टेट। So it is very important to know that there are no different and separate symptoms for cancer prostate. Now many a times हम जब भी पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, वार्ड में पेशेंट एडमिट होता है, तो बहुत सारा टाइम हमको ऑर्थोपेडिक यूनिट और स्पाइन यूनिट से कॉल आ जाता है कि पेशेंट को स्पाइन में बहुत दर्द है हम्म और पेशेंट को पीठ में बहुत दर्द है या बोन पेन बहुत ज़्यादा है। तो जब भी फिर हम पीएसए का एडवाइस करते हैं, तो भी ऐसे लिखता है कि पीएसए इसका बहुत बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कैंसर है। अभी कैंसर है ये पता करने के बाद फिर आगे का इवैल्यूएशन होता है। मतलब प्रोस्टेट कैंसर के कोई सिम्पटम ही नहीं है और शायद प्रोस्टेट कैंसर के कॉम्प्लिकेशन के सिम्पटम हो जाते हैं। इसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोस्टेट का कैंसर जब भी स्प्रेड होता है तो पहला जाता है वो बोन्स की तरफ। सो मेनी अ टाइम्स पेशेंट मे नॉट हैव एनी सिम्पटम एज फार एज प्रोस्टेट इज कंसर्न और यूरिनरी ट्रैक्ट इज कंसर्न, बट दे मे जस्ट प्रेजेंट विथ बोनी पेन। मतलब स्पाइन जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वहाँ पर पेन होता है, बड़े बोन्स में हेड पेन होता है। और ऐसे वक़्त में जब भी हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं, पीएसए करते हैं, तो भी हमें पता पड़ता है कि पीएसए ज़्यादा है। सो ये जो हम कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन और रेक्टल एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएसए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपके पास इवैल्यूएटरी मोडालिटीज़ है, तो मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई स्कैन फॉर प्रोस्टेट कैंसर ये भी करना ज़रूरी है। अगर ये पता पड़ेंगे, तो हमको कैंसर की डायग्नोसिस हो जाएगी। Now coming to your second part of your question, how do you treat this cancer? इफ़ इट इज़ ऑर्गन कन्फाइंड, मतलब ये अगर कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर ही है, तो हम उसको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं। ये रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी 2 तरीके से, रादर 3 तरीके से होता है। वन इज़ ओपन ऑपरेशन व्हिच इज़ नियरली गिवन अप। सेकंड इज़ लैप्रोस्कोपी, वे छोटे-छोटे होल कर हम अंदर जाते हैं, प्रोस्टेट को ग्लैंड को देखते हैं और प्रोस्टेट की ग्लैंड की सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। एंड द मोर एडवांस टेक्निक व्हिच इज़ कम अप इज़ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है कि एक रोबो रहता है, जो कंट्रोल किया जाता है एक कंसोल से, जहाँ पर सर्जन थोड़ी सी दूर बैठता है। ही इज़ नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। ये रोबो शरीर के अंदर जाता है, ऑपरेशन करता है, जिसको रोबोटिक सर्जन कंट्रोल करता है और पूरा का पूरा प्रोस्टेटिक ऑपरेशन विदिन 2 आवर्स कंप्लीट हो सकता है। सो दीज़ आर अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच आर अवेलेबल व्हेन द प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ ओनली ऑर्गन कंसर्न। अगर ये थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, तो देन वी हैव मल्टीपल इंजेक्शन थेरेपीज इन द फॉर्म ऑफ जीएनआरएच एनालॉग्स। वी कैन गिव टैबलेट फॉर्म ट्रीटमेंट टू कंट्रोल दैट। देन वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ बायलैटरल ऑर्किक्टमी, जो आपकी गोटियाँ रहती है, जो स्क्रोटम के अंदर रहती है, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनता है, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर डिपेंडेंट है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। अच्छा अगर टेस्टोस्टेरोन की लेवल हम कम कर देंगे, टेस्टिस का ऑपरेशन करके उसको निकाल देंगे, तो एक सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा कैंसर प्रोस्टेट कंट्रोल में आ सकता है। So the main thing that what you have to understand is that the diagnosis has to be quick. The treatment has to be given as per whatever the guidelines are, and with that we can achieve 97% clearance of this cancer with increase in 5 year survival rate. सो इसके जो ग्रोथ है, कैंसरस ग्रोथ, वो क्या एकदम रैपिड हो जाता है और व्हाट इज इट, और देयर इज नो पैटर्न टू इट? In fact, it is one of the slowest growing cancer in the body. ओके सो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे हमने कहा कि प्रोस्टेट का हम बायोप्सी करेंगे तभी हम देखेंगे कि उसका स्टेजिंग और उसका ग्रेडिंग क्या है। अगर ये लो ग्रेड कैंसर है, तो years together it may remain in the body with PSA remaining not very high, and it will have very slow progression. At the same time, at the other juncture, when the cancer is very aggressive, that is say stage 5 कैंसर, और जैसे मैंने बताया कि पायराइट स्कोर में 5 जो ग्रेड आ जाता है, ऐसे जो कैंसर है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। वो आजू-बाजू में उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्गल्फ कर लेते हैं, या ये बोन की तरफ चला जाता है, लिवर की तरफ चला जाता है, मेटास्टेसिस हो जाते हैं। सो ये दोनों टाइप के कैंसर मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर, नॉट वेरी एग्रेसिव टाइप।
What are the advanced treatments in kidney cancer that we have? Kidney cancer is also fairly common, and cancer में presentation would be patient will have some pain, patient will have lump, that is पेट के अंदर एक गोला आ जाना और ब्लीडिंग होके पेशाब का कलर लाल होना. सो दीज आर द वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ किडनी कैंसर. हाँ, ये किडनी कैंसर जब भी हम ऑपरेट करते थे तभी हम एक बड़ा इंसिजन ले लेते पेट के अंदर और अंदर जाके किडनी का ऑपरेशन करते थे. कभी कभी साइड से मतलब व्हाट वी कॉल इट एज अ रीनल एंगल सर्जरी हम कर लेते थे. वहाँ पर भी बहुत सारे मसल्स कट हो जाते थे. रिकवरी टाइम इज टू बी 2 to 3 months एंड पेशेंट हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट गोइंग टू वर्क, लिफ्टिंग वेट्स, बिकॉज वहाँ से हर्निएशन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सेट्रा. अब क्या करते हैं हम, यही ऑपरेशन हम लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स इस पद्धति से करते हैं. मतलब इसमें क्या होता है कि पेट में 1-1 सेंटीमीटर का छोटा-छोटा होल बनाकर हम एंडोस्कोप अंदर डाल देते हैं, व्हिच इज़ अटैच्ड टू अ टीवी. और टीवी के ऊपर हमको 3D इमेजिंग मिल जाता है, जहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि डेप्थ परसेप्शन क्या है. एंड वो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो अम, ट्रीटमेंट के सहायता से इवन रोबोटिक्स कैन बी एप्लीकेबल. रोबोटिक्स इज़ वेरी प्रिसीजन ट्रीटमेंट वेयर छोटे से छोटा ट्यूमर अगर रहेगा, सपोज द ट्यूमर साइज इज लेस देन 4 सेंटीमीटर, देन वी डू समथिंग कॉल्ड एज पार्शियल नेफ्रेक्टमी. यहाँ पर पूरी की पूरी किडनी निकालना ज़रूरी नहीं होता है. जहाँ पर ये ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से कम हो और कभी-कभी बायलैटरल ट्यूमर, मतलब ऐसे पता पड़ता है कि दोनों साइड की किडनी में ट्यूमर है. तो पहले हम क्या करते थे, दोनों साइड की किडनी निकाल देते थे, पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर रख देते थे. तो दैट वुड हैव बीन वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर पेशेंट्स. तो अभी हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम ऑप्शन देते हैं कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे. ये पार्शियल नेफ्रेक्टमी में 2 सेंटीमीटर ट्यूमर और 4 सेंटीमीटर ट्यूमर प्लस 2 सेंटीमीटर मार्जिन्स, ये सब हम बराबर प्रेसिजन मेथड से कट करते हैं. तो पेशेंट जब घर जाता है तभी किडनी का फंक्शन इंटैक्ट रहता है और जो भी कैंसर रहता है उसको निकाला जाता है. So basically now there are two methods. One is laparoscopy and robotics. Another kidney tumor is less than 4 centimeter. We do something called as partial nephrectomy. What is the ablation therapy? Ablation therapy is a newer modality which has come up, which is comes under minimally invasive type of treatment for kidney cancers. इसमें हम सीटी स्कैन और सोनोग्राफी इंड्यूस नीडल्स किडनी ट्यूमर के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पर हम 2 टाइप के एब्लेशन करते हैं. वन टाइप ऑफ एब्लेशन इज कॉल्ड एज रेडियो एब्लेशन. इधर हम थ्रू द नीडल्स उस ट्यूमर का टेम्परेचर वी रेज इट अप टू 90 डिग्री सेल्सियस. सो 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो वेसल्स रहते हैं, वेसल मतलब नियोवैस्कुलराइजेशन, जिसकी वजह से किडनी का ट्यूमर का साइज बढ़ता है, वो वेसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कोएगुलेशन हो जाता है और वो उसको हम सेल नेक्रोसिस और सेल डेथ बोलते हैं. तो वो करने की वजह से क्या हो जाता है कि ट्यूमर और उसके आजू-बाजू के अबाउट 4 टू 5 मिलीमीटर नॉर्मल किडनी टिश्यू ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी इंटैक्ट रहती है, रिमेनिंग किडनी कैन फंक्शन वेल एंड एट द सेम टाइम we can give a good nice treatment for the patient without having any problem. Second type of ablation we call it as a cryoablation. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्रायो प्रोब नीडल्स अगेन सोनोग्राफी और सीटी स्कैन इंड्यूस्ड हम वो ट्यूमर के अंदर डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं. जैसा उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक there is a coagulation of cytoplasm because of which there is freezing inside and there occurs a very slow cell death, जिसकी वजह से कैंसर सेल की डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये ट्यूमर पूरा कंट्रोल में आ सकता है. बट ये एब्लेशन थेरेपी है, ये सिर्फ बड़े सेंटर में ही करना ज़रूरी है, इसमें ही करना ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंट अवेयरनेस हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड. जब हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तभी हमको मालूम होना ज़रूरी है कि इसका एवरी 3 मंथ टू 6 मंथली फॉलोअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये वापस ट्यूमर आ जाए तो वही ट्रीटमेंट हम वापस कर सकते हैं या फिर पेशेंट को दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं लाइक पार्शियल नेफ्रेक्टमी. सो दीज आर द एब्लेशन ट्रीटमेंट मोडालिटीज विच आर कम अंडर द हेड ऑफ मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी, जहाँ पर कम से कम ट्रीटमेंट देके कम से कम बॉडी को नुकसान होके हम किडनी कैंसर जैसा कैंसर हम कंट्रोल कर सकते हैं. What are the expenses involved in this? Unfortunately, right now these things are not available in India. Slowly and steadily, hopefully, it should come here. This is still in an experimental stage, and उसमें बहुत सारा अभी रिसर्च होना, एफडी अप्रूवल आना, ये सब चीज़ अभी इंडिया के लिए बाकी है. So I won't be able to tell you the exact cost of this therapy in Okay. in in Hmm. in country of India. What are the types of bladder cancers? Bladder cancer usually you see in smokers. Chronic Mhm. smoking, one of the things that happens is bladder cancer. Male, female. Male and female both together.
And as you know that the male smoke more, the chances of cancer of bladder are very high among the males. Now these are again of two types, whether there is involvement of muscles or there is no involvement of muscles. तो जभी भी हम ये ब्लैडर ट्यूमर देखते हैं तो एक अच्छी चीज़ जो होती है कि ब्लैडर ट्यूमर के कारण ब्लीडिंग हो जाता है। जैसे ब्लीडिंग हो जाता है यूरिन का कलर रेड हो जाता है। जैसे यूरिन का कलर रेड हो जाता है पेशेंट इमीडिएटली घबरा जाता है और डॉक्टर के पास आता है। हम सोनोग्राफी करते हैं और वहाँ पर हमको ट्यूमर दिखता है। ये ट्यूमर दिखने के बाद व्हेन इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग द मसल, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। हम उसको एंडोस्कोपी इस माध्यम से पेशाब के रास्ते से अंदर जाके इसको हम कट कर सकते हैं। ये कट करने का सिलसिला हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर बाइपोलर प्लाज्मा काइनेटिक TURBT मतलब ब्लैडर ट्यूमर रिसेक्शन पद्धति से, और देन हम उसको होल्मियम और थूलियम लेज़र इस माध्यम से वो ट्यूमर को पूरा का पूरा कट कर सकते हैं। Are these treatments what you suggested? Are they suggested by doctor that which one to go for, or patients they figure it out by themselves? Now the advantage of this kind of treatment is that हम कभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो पहला टिश्यू डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। अभी ब्लैडर की बायोप्सी हम डायरेक्टली बाहर से नहीं कर सकते, उसको अंदर के साइड ही जाके करना पड़ता है। तो जभी भी हम इस टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैंने बताया आपको एंडोस्कोपी, ये एंडोस्कोपी में हम पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका ट्रीटमेंट और आपका बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही अटेम्प्ट में हो जाता है। मतलब एक टाइम में पेशेंट एडमिट होता है, 3 दिन में घर चला जाता है, तो उसका डायग्नोसिस भी हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हो जाता है। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो भी अंडरलाइंग मसल जो टिश्यू रहता है ब्लैडर का, उसको भी कट कर देते हैं। अगर इसमें मसल इन्वेसिव रहेगा तो वो सेकंड टाइप में चला गया, व्हिच इज़ अबाउट 10 to 15% ऑफ द ब्लैडर कैंसर्स। इसमें हमको बड़ा सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ता है, पूरा पेशाब का थैली निकालना ज़रूरी पड़ता है, उसके आजू-बाजू के लिम्फ नोड निकालने ज़रूरी पड़ते हैं, प्रोस्टेट निकालना ज़रूरी पड़ता है, समनल वेसिकल निकालना ज़रूरी पड़ता है, और पूरा का पूरा पेशाब का जो नली रहता है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसको हम इंटेस्टाइन के एक पाउच में डाल के, उसको पेट के माध्यम से बाहर निकालते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि ब्लैडर आपका रहता नहीं है, जो यूरिन आपका बनता है, वो यूरिन कंटिन्यूअस 24 घंटा वो बैग के अंदर जमा होते रहता है, और उस टाइप में हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। And what are the roles of laparoscopy and bioscopy in the modern urology? In modern urology, as far as this kind of cancers are concerned, whatever can be done with open operations, everything can get done by laparoscopy and robotic surgery. So over a period of time, all open operations will be replaced by laparoscopy and robotics. और बड़े-बड़े सिटी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर ऐसी जगहों पर जब भी ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, तभी ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस इन दिस कैटेगरी आर डन बाय minimally invasive laparoscopic techniques, which involves either laparoscopy or robotics. All right, so we are left with, like, as far as I've understood, it's like three types. Either it is open surgery, laparoscopy, endoscopy, or the AI robots that we spoke of. Now, going to the new topic, that is stones, kidney stones. And I was surprised that 1 in every 10 men, they experience the kidney stones. Why is it so high in men versus women? Kidney stone problem in India, it is one of the commonest problem. And this problem is there from almost 4000 BC, that is about 6500, means there's a documentary evidence at a place called El Emra in Egypt. One of the mummies, when they identified, उसमें किडनी के अंदर हमको स्टोन दिखे। मतलब ये जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है वो नया प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम 6500 साल से है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द किडनी स्टोन प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा 1 in 10 men and 1 in 35 men will always have stone at least once in their lifetime. So it is one of the commonest condition that we come across in urology. अभी ये मेन में होना ज़्यादा है, इसके कारण है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के कारण क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट। इसमें टेस्टोस्टेरोन से देयर इज अ स्टिमुलेशन टू लिवर टू प्रोड्यूस ऑक्सलेट्स, एंड टेस्टोस्टेरोन की वजह से कैल्शियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन इज मोर। So this calcium and oxalates come together and form these kind of stones. Plus, men are usually working outside, so they eat sometimes or many times fast food or preserved food, which is very high content, which has very high content of sodium. When you have very high content of sodium and preservatives, it increases the calcium excretion. Again, calcium in the kidney or in the bladder becomes more.
and because of that there is a stone formation. Plus obesity and sedentary lifestyle, all these factors go in favor of um, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से मेन में ये प्रॉब्लम बहुत करके नियरली 3 टाइम्स मोर देन विमेन दिखाई देता है. सो व्हाट लाइफस्टाइल करेक्शन आप सजेस्ट करोगे टू प्रिवेंट द किडनी स्टोन्स? Now if you see kidney stone, basically they are formed in 2 types of urine. One is acidic urine or alkaline urine. So one type of medication to give to treat this kind of stone is not possible. That's the first thing that we have to understand. So कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक टैबलेट दे देते हैं, हाँ किडनी स्टोन है चलो ये ले लो, वो बराबर नहीं है. पहले हमको मालूम करना ज़रूरी है कि कैल्शियम, यूरिक एसिड, फास्फोरस, सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन ये लेवल्स कितने ज़्यादा है. ये सब हम चीज़ करते हैं जब भी मल्टीपल स्टोन्स है, कोई पेशेंट आता है जो यंग एज में बहुत सारे स्टोन लेके आता है. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द स्टोन्स आर फॉर्म्ड आर यूनिलैटरल, सिंगल, कभी ना कभी तो देखा हुआ स्टोन विच इज़ यूजुअली डिहाइड्रेशन स्टोन. डिहाइड्रेशन मतलब कभी ना कभी पानी कम पीने की वजह से, बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टेटस होने की वजह से जो ब्लड के अंदर कैल्शियम, ऑक्सलेट्स, यूरिक एसिड वगैरह क्रिस्टल्स रहते हैं वो साथ में आ जाते हैं और उसमें स्टोन बन जाता है. So since the numbers are so high, like 6 million people in India, they go through these kind of stones. They experience it at least once in a lifetime. So, what are the food habits and what are the lifestyle which is causing and which is leading to the stone development? Most important cause is dehydration. Dehydration is drinking less water. Because of urbanization and you're always busy in your work, you're in AC environment, so you're not having enough water. What happens is these stones, which are nothing but crystals of calcium oxalates, uric acid, etc., they come together. They form a stone, they start growing in size, and they become a bigger stone. So water, just imagine that you are going to gymnasium and you are doing some exercises. Now, what happens there is that when you are doing exercise, if you're not having enough water, you're in a state of dehydration. That's the time when a small crystal is formed. And that small crystal acts as a nidus on which all the other calcium, oxalates, uric acid, these kind of substances start coming in. और वो आके वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं. वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद वो स्टोन का साइज बढ़ जाता है. अगर आपके पास 4 टीस्पूनफुल सॉल्ट है और जिसको हम एक ग्लास के अंदर डालेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्ट नीचे ग्लास में रुका रहेगा. यही हम अगर एक बकेट फुल, मतलब एक बकेट रहती है उसके अंदर पानी में हम डाल देंगे तो पूरा का पूरा घुल जाएगा. तो यही मैकेनिज्म है स्टोन फॉर्मेशन का. जैसे आपका बॉडी में पानी कम हो जाता है, ये सब जो कैल्शियम, ऑक्सलेट्स, यूरिक एसिड, xanthine, hypoxanthine, this kind of substances which are there, वो साथ में आ जाते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल बनने की शुरुआत हो जाती है और उसके स्टोन बनने की शुरुआत होती है. इसके साथ में डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें ले लेता है. All the seed forming fruits or vegetables, tomatoes, brinjal, tea, coffee, chocolates, all these things lead to dehydration, because of which the stone formation rates are very high. A very common question is asked to me that मुझे अभी स्टोन हो गया है, मैं बियर पीऊँ क्या? बियर पीने से क्या हो जाता है कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ हाइड्रेशन. वो हाइड्रेशन के कारण वो स्टोन जो है ऊपर से नीचे आ जाता है. बट ये टेक्निकली इफ यू सी, because you drink beer, there is dehydration status, plus the uric acid levels go up, and because of that there is more stone formation. So beer पीना ये किसी भी हद तक स्टोन की ट्रीटमेंट के ऑप्शन नहीं है. उसके साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप लेते हैं. ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी डन विद फिजिशियंस गाइडेंस. वो अगर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप बहुत सारा ले लेते हैं, आप अगर रेड मीट खाते हो, रेड मीट मतलब लाल मांस, जिसका प्रमाण एक टाइम में कभी भी 250 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए. वो 250 ग्राम से ऊपर होने के कारण क्या हो जाता है, यूरिक एसिड नाम के क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं. एंड यूरिक एसिड स्टोन्स आर फेयरली कॉमन. At the same time, milk and milk products, if you are forming stone, should not be more than 1.5 glass per day. And at the same time, your water intake should be 2.5 to 3 liters. But ये 2.5 to 3 liters ये arbitrary figure है. मतलब आप कभी भी पेशाब करते हो तभी आपको ये देखना जरूरी है कि आपका पेशाब का कलर पेल येलो नहीं तो व्हाइट है. और सपोज आप आउटडोर काम कर रहे हो और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, शायद आपका वाटर इंटेक शुड बी 4 लीटर्स. वही आप अगर इंडोर काम कर रहे हो तो आपका वाटर इंटेक शुड बी 2 लीटर्स. सो आइडियली यू शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर एवरी 1 to 2 hours.
बहुत सारे लोगों को हैबिट रहती है, सवेरे उठते हैं 1 लीटर पानी पीते हैं, फिर लंच के टाइम में और 1 लीटर पीते हैं, फिर रात के टाइम में 1 लीटर पीते हैं, बोलते हैं कि 3 लीटर पानी हो गया। वो वैसे नहीं होता, बिकॉज़ जो आप पानी पीते हो इमीडिएटली किडनी की तरफ जाता है और किडनी से एक्सीड होके बाहर चला जाता है, एंड देन द बॉडी इन बिटवीन इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। सो आइडियली यू शुड हैव 1 to 2 ग्लासेस, मतलब हर 1-1 2-2 घंटे में 1-1 2-2 ग्लास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So these are the things, modification in lifestyle you can change to decrease the stone formation. एक मुझे पूछना था कि हमने काफ़ी बचपन में सुना था कि सब्जियाँ अच्छे से धोते नहीं हैं, तो उसके जो आई मीन मिट्टी-विट्टी की वजह से भी स्टोन्स होता है। इज़ इट ट्रू? No, it is not true, because most of the stones that what we come across are calcium stones, ओके। and most of these stones are something called as um, normocalcemic hypercalciuria. That is calcium लेवल बॉडी के अंदर नॉर्मल होने के बावजूद भी ये कैल्शियम के स्टोन किडनी के अंदर तैयार होते हैं। सो ये मिट्टी-विट्टी धोने की वजह से बाकी के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। मीन्स इट कैन बी हाइजीनिकली गुड आफ्टर वॉशिंग एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट रीजन फॉर स्टोन फॉर्मेशन। बट इसके साथ में मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि देयर आर वेरियस स्टोन बेड्स इन इंडिया एज वेल एज महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र इट्स सोलापुर, यवतमाल, एंड इन इंडिया इट इज़ कच्छ, राजस्थान, जहाँ पर वाटर कंटेंट में कैल्शियम के प्रमाण इतने ज़्यादा रहते हैं कि बहुत सारा पानी के बावजूद भी ये स्टोन हो सकते हैं। बट आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय फैमिलियल और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपके फैमिली में स्टोन हैं तो आपको स्टोन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। फूड एंड फूड हैबिट्स, जैसे मैंने बताया कि रेड मांस, रेड मीट, इसके कारण ये स्टोन ज़्यादा हो सकते हैं। तो 3 चीज़ मैं हमेशा बताना चाहूँगा कि वाटर इंटेक शुड बी मोर देन 2.5 to 3 liters. That water should be every 1 to 2 glass every hour. Red meat should not be more than 240 grams per day at one time, ever. वो भी हफ्ते में एक आध दूसरा बार खाएंगे तो चलेगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट should not be more than 1 to 1.5 glasses per day. Poultry, that is eggs and chicken, which is white meat, is fine. It doesn't cause much of problem about stone formation. What is the age group that often come to you for kidney stone? Kidney stone, you can see in my practice, I've seen stones from 6 months old right up to 100 years old. So depending upon various factors which form these stones, the presentation is different. The presentation can be because of some metabolic cause where there is hyperuricosuriya, hereditary cystinuria, जहाँ पर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने की वजह से, पैराथॉर्मोन लेवल्स हाई होने की वजह से, और गाउटी मतलब जहाँ पर यूरिक एसिड लेवल्स आर वेरी हाई इन द बॉडी, इस वजह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये स्टोन के प्रमाण बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं। एंड ये टाइप के स्टोन जैसे मल्टीपल रहते हैं, बायलैटरल रहते हैं, मतलब दोनों साइड में एक ही टाइम में आ जाते हैं। इनको क्लियर करने के बावजूद भी अगेन एंड अगेन ये स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। और इसी के कारण जब भी हम ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं तभी भी हम हमेशा सोचते हैं कि इसको मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी इस मॉडलिटी में ही देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फॉर स्टोन यूजुअली यू सी एज ग्रुप 18 years to maybe 32 years where there is maximum stone formation. अगर आप ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करेंगे तो यूजुअली इट इज अ सेकेंडरी स्टोन, जहाँ पर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाता है, जैसे हमने देखा पेशाब के थैली में पेशाब रहने को शुरुआत हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और सेकेंडरी स्टोन्स तैयार हो जाते हैं। सो एज इज नो बार फॉर स्टोन फॉर्मेशन, इट कैन बी एज अर्ली एज 6 months old right up to 100 years old. So here I wanted to ask you one more thing कि ये जो जब ये स्टोन्स डेवलप होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक व्हाट डू पेशेंट एक्सपीरियंस द इश्यूज? The commonest symptom with which patient comes is pain. Now this pain can be second worst pain after delivery pain. मतलब ये पेन रहता है, बहुत ही excruciating पेन रहता है, and many times is associated with nausea and vomiting. And अगर स्टोन बड़ा है और अगर यूरेटर में जाके अंदर जाके फंस गया है, which we call it an impacted stone, then there is many a time there is bleeding in urine. So patient will come with पेन हो गया है, वॉमिटिंग है, नॉस्टिया जैसे फील हो रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड में स्टोन आ जाते हैं, बिकॉज एक पेशेंट मेरे पास एक बार आया था जो एक साइड में पेन लेके आया था, स्टोन छोटा था, मैंने बताया कि स्टोन अटक गया है, स्टोन शायद निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो बोला चलो ठीक है, यूरिन तो पास हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चला गया घर पे। दूसरे साइड के किडनी में भी स्टोन थे, वो दूसरे साइड का स्टोन भी नीचे आके गिर गया। जैसे दोनों साइड के स्टोन आ जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं, यूरिन जो बनता है बाहर ही नहीं आता है,
एंड पेशेंट गोइंग टू एक्यूट रीनल फेलियर इन 24 आवर्स। मतलब यूरिन आना बंद हो जाता है, क्रिएटिनिन राइज हो जाता है, एंड एक्यूट रीनल फेलियर जैसे नोशिया, वॉमिटिंग, क्रिएटिनिन गोइंग हाई अप, पोटेशियम लेवल्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे करके कभी-कभी पेशेंट को डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। आईसीयू में एडमिट करके अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो तो डायलिसिस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी छोटे में छोटा स्टोन रहेगा तो इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अभी ये जो ट्रीटमेंट है नीड नॉट बी सर्जरी, इट कैन बी मेडिकल लाइन और ट्रीटमेंट आल्सो व्हिच वी कॉल इट एज़ अ हाइड्रोथेरेपी। दिस हाइड्रोथेरेपी कैन बी ओरल एज़ वेल एज़ आईवी। मतलब ये ओरल में हम क्या करते हैं कि बहुत सारा पानी देते हैं, थोड़ा-सा मेडिकेशन दे देते हैं, थोड़ा-सा एसिडिटी और अल्कलिनिटी इंड्यूस करने के लिए पोटेशियम साइट्रेट सॉल्यूशन वगैरह दे देते हैं, जिससे स्टोन बनने का चांसेस कम हो जाता है, और अगर स्टोन तैयार हो गया तो वो नीचे गिर जाता है। आईवी हाइड्रोथेरेपी में हम एडमिट करते हैं पेशेंट को, आईवी सलाइन दे देते हैं, और सलाइन में हम लैसिक्स, लैसिलेक्टोन इस टाइप के इंजेक्शन देते हैं, जिससे ज़्यादा पेशाब तैयार हो और जो स्टोन अटका हुआ है वो निकल जाए। बट ये सब मेडिकली इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही करना ज़रूरी है। मतलब एक चीज़ करना ज़रूरी है, जैसे क्या होता है कि मेनी टाइम्स आपको मालूम है कि स्टोन हो गया है। तो स्टोन हो गया है तो पेशेंट फिजिशियन के पास एडमिट हो जाता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, हाइड्रोथेरेपी दिया जाता है। बट अगर आपका स्टोन अटक गया है, तो अटका हुआ स्टोन निकालने के पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये स्टोन इस माध्यम से निकल सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा तो ये प्रेशर किडनी के ऊपर चला जाएगा। किडनी के ऊपर जाके कभी-कभी क्या होता है कि ये प्रेशर के कारण किडनी थोड़ी-सी फट सकती है, और ये यूरिन किडनी के बाहर आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन होना। दिस कैन बी अ सर्जिकल इमरजेंसी, जहाँ पर इमीडिएटली हमको एंडोस्कोपिक ऑपरेशन करके इस किडनी को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो किडनी स्टोन जैसे इतना कॉमन है, उतना ही वो डरावना भी हो सकता है। तो इसके लिए जैसे आपका किडनी स्टोन हो जाएगा, तो आई ऑलवेज एडवाइज माय पेशेंट्स कि एक बार आपको किडनी स्टोन हो गया है तो यू हैव गॉट अ 7% चांस ऑफ फॉर्मिंग स्टोन एवरी ईयर। हुँ, हुँ, हुँ। 7%। मतलब एक बार आपको स्टोन हो गया तो 50% पेशेंट को एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स दे विल फॉर्म स्टोन अगेन। इफ यू हैव बायलैटरल स्टोन, मल्टीपल स्टोन्स, और स्टोन आपको सेकंड बार हो गया है तो यही प्रोपोर्शन हो जाता है 68%। और आपको थर्ड बार 2 बार स्टोन हो चुका है तो थर्ड बार ये स्टोन होने का चांस होता है 92%। So whenever we are treating the patients and when we are advocating the operation, we always talk about minimally invasive और नॉन इन्वेसिव टेक्निक। और इसमें क्या हो जाता है कि मिनिमम ट्रीटमेंट देके हम स्टोन को क्लियर कर सकते सो इसकी डायग्नोसिस की इन्वेस्टिगेशन की इनिशियली पैटर्न क्या है? हैं। इनिशियली जब भी पेशेंट हमारे पास आता है और हम सोचते हैं कि स्टोन है तो हम पहले सोनोग्राफी करके लेते हैं। सोनोग्राफी का आज के तारीख में हम बोलते हैं थर्ड आर्म ऑफ यूरोलॉजिस्ट। मतलब हर पेशेंट का सोनोग्राफी होना जरूरी है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि स्टोन है नहीं है, किडनी के ऊपर कितना प्रेशर है, कितने स्टोन्स है, दोनों साइड के किडनी में स्टोन्स है क्या, अगर स्टोन है तो अटक गया है क्या स्टोन। तो ये सब चीज़ हमको मालूम पड़ती है हम अगर सोनोग्राफी करेंगे। फिर हम सीटी स्कैन करते हैं विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब कभी क्या होता है कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर ये दो ही जगह पे स्टोन हो तो सोनोग्राफी में दिखते हैं। अगर ये स्टोन बीच में किधर अटक गए होंगे तो ये स्टोन हमको दिखते ना, जहाँ पर हमको सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये दो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And what are the different types of methods in which we can take these stones out? Nowadays all operations for kidney stones are एंडोस्कोपिक और मिनिमली इन्वेसिव। मतलब ओपन ऑपरेशन किडनी स्टोन के लिए आज के तारीख में होते ही नहीं है। जहाँ पर किडनी स्टोन हो वहीं पर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। मतलब समझ लो किडनी स्टोन्स, फर्स्ट ऑप्शन इज ईएसडब्ल्यू और शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, जहाँ पर इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस टाइप के वेव्स बॉडी के अंदर जाके स्टोन पे लग के स्टोन का ब्रेकेज हो जाता है। दूसरा मेथड है पीसीएनएल। अगर स्टोन बड़ा हो किडनी में तो हम किडनी में एक छोटा सा होल बनाते हैं और वहाँ पर अंदर जाते हैं और दूरबीन से स्टोन को तोड़ देते हैं। द बेस्ट modality of treatment today, which is a game changer, is called as RIRS और फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप। ये एक स्कोप रहता है जो हम पेशाब के रास्ते से यूरेथ्रा में से किडनी तक अंदर भी डाल देते हैं, और वहाँ पर हर किडनी के क्षेत्र में जाकर जहाँ पर भी वो स्टोन हो वहाँ पर लेजर से उसको तोड़ देते हैं। ये स्टोन अगर दोनों किडनी में एक साथ में हो तो हम दोनों साइड की किडनी के ऑपरेशन एक ही टाइम में एक ही एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन में ना कट होता है ना स्टिच होता है। कितने भी स्टोन हो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, कितने भी हार्ड स्टोन हो लेजर से हम ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस इज बिकम अ गेम चेंजर। और ये टाइप की ट्रीटमेंट ऑप्शन आज के तारीख में छोटे छोटे शहरों में भी उपलब्ध है, जहाँ पर यूरोलॉजिस्ट है, थोड़े से एक्सपीरियंस है, वो ये ट्रीटमेंट करके कोई भी स्टोन ऑपरेट करके निकाल सकता है। और ऑपरेट करके निकालने के बाद विद इन 1 to 1.5 days पेशेंट घर जाता है।
इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ ट्रीटिंग द स्टोन। एंड इसकी हीलिंग में कितना टाइम लगता है? जैसे मैंने बताया कि इसमें कट नहीं है, स्टिच नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हीलिंग। मतलब पेशेंट अगर आपके पास इमरजेंसी में एडमिट होता है, आप इमीडिएटली सर्जरी कर दो, तो दूसरा दिन वो पेशेंट घर चले जा सकता है। अगर हमने जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेट किया है, तो सीधा ऑपरेशन थिएटर से, हॉस्पिटल से डायरेक्टली काम पर भी जा सकता है। बिकॉज देयर इज नो हीलिंग विच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर इज नो कट ऑन द बॉडी। दैट इज द बेसिक एडवांटेज। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई सेड, दैट मिनिमली इन्वेजिव। क्योंकि ये स्टोन जो बना है, वो अगर हम हमेशा कट करते रहेंगे तो किडनी पे कितने कट्स आ जाएंगे। वही अगर हम नॉन इन्वेजिव मेथड से ये स्टोन को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, तो घड़ी घड़ी भी हम अगर ऑपरेशन करेंगे, तो भी किडनी को नुकसान नहीं है, बॉडी को नुकसान नहीं। एंड व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस? Cost over a period of time has become very, very less. Initially, whatever equipment that what we used to use, वो इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली था। बट जैसे इवोल्यूशन बढ़ते गया, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट बढ़ते गया, अभी अगर हम इस टाइप का ऑपरेशन करते हैं, तो हमको कोई भी जनरल सेटअप इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल इज गुड इनफ। मतलब जहाँ पर लैप्रोस्कोपी होती है, वहाँ पर कैमरा होता है, वहाँ पर बाकी के सब इक्विपमेंट रहते हैं, वहीं पर इस टाइप की सर्जरी हो सकती है। आपको क्या लगता है? तो आपको लेज़र लगता है। जो लेज़र मशीन है आज के तारीख में, इट हैज़ बिकम अ मोबाइल यूनिट, जो हर हॉस्पिटल में हम लेके जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट रहते हैं, वो भी बहुत स्टर्डी हो गए हैं। इनिशियली 3 या 4 केसेस होने के बाद वो इक्विपमेंट टूट जाता था, तो रिकरिंग कॉस्ट वाज़ वेरी हाई, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन वाज़ ऑलवेज़ एट अ कॉस्ट। वो ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कम हो चुका है। सेकंड मोडालिटी इज ईएसडब्ल्यूएल, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अभी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का मशीन बहुत एक्सपेंसिव रहता है, और वहाँ पर जाके ट्रीटमेंट करना, बड़े बड़े शहरों में जाना, बहुत सारा पेशेंट को पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो स्टोन बेल्ट मैंने बताया, वहाँ पर बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट इसको ट्रक के ऊपर लोड करते हैं। मतलब एक मिनी ट्रक के ऊपर ये ईएसडब्ल्यूएल मशीन जाता है, वो हर गाँव में जाता है, हर तालुका प्लेस में जाता है। वहाँ के डॉक्टर इस टाइप के स्टोन के पेशेंट आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करने को रेडी कर लेते हैं। वहाँ पर जाके हर दिन में 10 घंटे के मोड में कम से कम 10 से 20 पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है। ये पूरा का पूरा इमेजिंग एआई के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से सीनियर यूरोलॉजिस्ट अपने कंसल्टिंग रूम में देख के पूरा का पूरा इवैल्यूएशन कर सकता है, एडवाइस कर सकता है जूनियर डॉक्टर को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस टाइप में ट्रीटमेंट, इस टाइप की स्टोन ट्रीटमेंट विच इज़ मिनिमली इन्वेजिव, हर छोटे-छोटे गाँव में, हर छोटे-छोटे तालुका में अवेलेबल हो चुकी है। एज यू सेड कि ये वाले नॉर्मल इसके सिम्टम्स काफी पेन रिलेटेड, पीपल आर ऑफन trying to suppress the pain maybe with the painkillers, or are they able to identify कि कौन सा कैसा टाइप का पेन है? And in your experience, what is the worst case that has gone due to the ignorance of the patient? There are so many cases where because the stone, the kidneys are failed. A small stone, once it comes and gets stuck, it gives pain, it gives vomiting. After some time, the pain stops. अभी इस वक्त क्या हो जाता है कि पेशेंट यूरिन पास करते रहते हैं, उसको लगता है सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट हमारे पास 2 किडनीज है, एक किडनी ब्लॉक होने के बावजूद भी दूसरी साइड से किडनी से यूरिन जाते रहता है, और ये यूरिन नीचे जाने की वजह से कभी-कभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये प्रेशर किडनी के ऊपर बढ़ता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, एंड स्लोली द किडनी कैन गो इनटू अ कंप्लीटली हाइड्रोनेफ्रोटिक फेज, फिर कभी-कभी स्टोन नहीं बट पूरा किडनी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। यही स्टोन अगर दोनों बाजू में रहेंगे, तो स्टोन आके यूरेटर में फँसने के कारण, ये प्रेशर के कारण एक्यूट रीनल शटडाउन हो सकता है। मतलब पेशेंट का यूरिन ही नहीं बाहर आ रहा है। ऐसे वक़्त में अगर 24 घंटे में इमीडिएटली वो अगर जाके हम उसको स्टेंट नहीं बिठाएँगे, मतलब एक बाईपास नहीं करेंगे यूरेटर के अंदर, स्टोन के अंदर, तो ये पेशेंट को डायलिसिस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड थिंग इज़ इट्स लाइक अ रिवर एंड अ पॉन्ड। रिवर आप पानी पीते भी हो तो भी कुछ नहीं होता है। पॉन्ड मतलब तालाब, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वहाँ पर पूरा कचरा जमा हो जाता है। तो जैसे ये यूरिन बाहर नहीं आता है किडनी के अंदर, वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, देयर कैन बी पाइलोनेफ्राइटिस, देयर कैन बी ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो किडनी स्टोन बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना और उसका मेडिकली करेक्ट एयूए गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज स्टोन का ट्रीटमेंट कर हम पेशेंट को ठीक नहीं करते, बट आगे वाले प्रिवेंटिव मेजर्स करके जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज का क्या इम्पैक्ट होता है? In fact, diabetes has got an impact on all the systems of kidney, ureter, bladder.
and urology. As we know that India is becoming a diabetic capital of whole of world, and Mumbai is becoming a capital of diabetes of India. The number of diabetic patients are very high. They can lead to diabetic nephropathy where kidney function can be less. That is not a part of urology, but this is what you have to see. That if the patient has got diabetes, जो भी ट्रीटमेंट हम ऑप्शन दे रहे हैं वो जल्द से जल्द करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंट का प्रॉब्लम सहन करने का कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी द किडनी इज अंडर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ के कारण क्या हो जाता है कि देयर इज़ अ ब्लैडर प्रॉब्लम, ब्लैडर पंपिंग प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पर न्यूरोपैथी हो जाती है, which we call it as a diabetic neuropathy, because of which pumping action of the bladder becomes less. वही उसमें यूरिन रुकने को शुरुआत हो जाती है, which we call it as a stasis of urine, जहाँ पर यूरिन रुकने के कारण किडनी में स्टोन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो indirectly diabetes can affect the stone formation as well as the outcome of the stone operation. बिकॉज अगर कोई पेशेंट को स्टोन है तो उसका इन्फेक्शन होने का चांस मे बी 3 दिन के बाद है, तो विद डायबिटीज इट कैन बी एज अर्ली एज 24 hours. So whenever any patient with diabetes comes with kidney stone problem, the treatment has to be given very quickly. And that helps me connect the dot for this also, okay, since very much non-invasive procedures are there to remove the kidney stones and etc. तो डायबिटीज वालों को तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा for the recovery. I mean, they will not be. Absolutely. Initially what used to happen is they used to take big cuts. वो कट्स होने के बाद ऑपरेशन होने के बाद हमको देखना पड़ता था कि वुंड में इन्फेक्शन है कि नहीं, वुंड में कलेक्शन है कि नहीं. अगर वुंड में इन्फेक्शन है, कलेक्शन है, तो विद डायबिटीज द वुंड विल नॉट हील फास्टर, देयर विल बी सेकेंडरी इन्फेक्शन. बट ये मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, इसमें इंसिजन रहते ही नहीं है. अगर लैप्रोस्कोपी हम करते हैं या PCNL करते हैं जहाँ पर छोटा सा होल बनाते हैं किडनी के अंदर, उसमें स्कार रिलेटेड और इंसिजन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाते हैं. सो फॉर डायबिटिक्स this kind of treatment is really boon, because they don't have to worry about the routine problem that can happen with other operations. मतलब वुंड में इन्फेक्शन हो गया, कलेक्शन हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स इस टाइप के ट्रीटमेंट में नहीं दिखते. Moving to the next chapter that I would like to ask you is the lower urinary tract symptoms. What is it and how would you explain that? These are called as LUTS or lower urinary tract symptoms. One of the commonest cause for this kind of problem is prostate enlargement. जैसे प्रोस्टेट का हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, इसमें अर्जेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, नॉक्चुरिया हो जाता है, पेशाब घड़ी घड़ी हो जाता है, रात को उठने की जरूरत पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है. ये सब प्रॉब्लम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, मतलब पेशाब का रास्ता बारीक होना, सेकेंडरी टू इन्फेक्शन और ट्रोमा टू द यूरेथ्रा, इसके कारण हो सकता है. इस टाइप का जो प्रॉब्लम है फीमेल में हो जाता है बिकॉज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, विच कैन बी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, विच इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज दैट व्हाट वी सी इन लीकेज ऑफ यूरिन इन फीमेल्स, स्पेशली मल्टीपैरा, मतलब जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, उनका पेल्विक फ्लोर होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है. और पेल्विक फ्लोर वीक होने की वजह से क्या हो जाता है कि जब भी थोड़ा भी वो खांसी करे तो यूरिन लीकेज होने की शुरुआत हो जाती है. सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी कम अक्रॉस व्हेन वी आर dealing with LUTS. Again, the investigation modalities, again you have to do a sonography. Sonography करके देखना जरूरी है कि पेशाब के थैले में पेशाब बचता है या नहीं होता है. फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है और पेल्विक फ्लोर एग्जामिनेशन देखना जरूरी है कि ये पेल्विक फ्लोर जिसको हम हेमॉक मसल बोलते हैं वो नीचे आने की वजह से पेल्विक फ्लोर यूरेथ्रा जो कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म है वो नीचे की तरफ आया है क्या. इस टाइप की इनकॉन्टिनेंस और LUTS के सिम्टम्स जिसके कारण हो चुके हैं उसका करेक्शन करने से LUTS सिम्टम्स हम काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं. What are the treatments? ट्रीटमेंट ऑप्शन LUTS इन मेल्स, प्रोस्टेट रहेगा तो प्रोस्टेट ऑपरेशन, यूरेथ्रा रहेगा तो एंडोस्कोपिक विथ लेजर ऑपरेशन टू इंक्रीज द साइज ऑफ द whatever is the urethral stricture. In case of females, if it's a stress urinary incontinence, जहाँ पर pelvic floor weak रहते हैं वहाँ पर हम TVT इस टाइप के टेप्स डालते हैं और यूरेथ्रा को हम एलिवेट करते हैं. वेरी कॉमन थिंग दैट कैन हैपन इज समथिंग कॉल्ड एज फीमेल यूरेथ्रल सिंड्रोम, जहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से, पेशाब का रास्ता छोटा होने की वजह से, यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से घड़ी घड़ी पेशाब होना, रुक रुक के होना या यूरिनरी लीकेज होना, ये नॉर्मल ओल्ड पेशेंट्स अबाउट द एज ऑफ 60-65 दिखा देता है. वहाँ पर यूरेथ्रल डायलेटेशन, यूरेथ्रल कैलिब्रेशन करते हैं
जहाँ यूरेथ्रा छोटा हो जाता है वो छोटा सा प्रोसीजर कर कर वो यूरेथ्रा को हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो प्रेशर है ब्लैडर में वो चला जाता है और एलयूटीएस सिम्टम्स है उसको हम काबू में ला सकते हैं। If we were to talk about the sexual health, I would like to start asking the first question will be that does the underpants that men wear, that is boxers versus briefs, does it make a difference in the sperm quality? स्पर्म क्वालिटी डेफिनेटली इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग बॉक्सर्स। ये सब जानने के पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है। हाँ, जब भी बच्चा पेट में रहता है, माँ के पेट में रहता है, यूट्रस में रहता है, तभी ये जो टेस्टिस रहते हैं जिससे हमको बच्चे बनते हैं, जहाँ से स्पर्म बनता है, ये पेट के अंदर रहते हैं। जैसा ये बच्चा बढ़ने को शुरुआत होता है 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स इनसाइड द एब्डोमेन बिफोर डिलीवरी, ये आस्ते आस्ते नीचे आने को शुरुआत होते हैं और जैसे पूरा ग्रोथ होकर नॉर्मल डिलीवरी होती है वो स्क्रोटम में जाते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर आपको स्पर्म बनाना है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर, ये दो चीज़ है जिसकी वजह से स्पर्म्स अच्छे बनते नहीं है। इसके लिए नेचर ने ऐसे क्रिएट किया है कि ये टेस्टिस को हम नीचे लाके स्क्रोटम में लाके रखिए। स्क्रोटम मतलब जो गोटियां रहती है वो। अगर हम बॉक्सर्स पहने तो उसमें क्या होता है कि it remains aerated, the temperature remains less. It is not only boxers or tight underwear, it is boxers which should be even made up of cotton, where it is easily breathable. Because it is easily breathable, the temperature remains less, and that definitely helps in number of sperm to increase and quality of sperm to increase. And what is the truth behind the curved penis syndrome? Penis has got 2 cylinders. जब आप इरेक्ट होते हो, मतलब पेनिस जब इरेक्ट होता है तभी उसमें ब्लड आ जाता है। कर्वेचर ऑफ पेनिस इज क्वाइट नॉर्मल, मीन 70% men have got curvature of the penis which is deviation from normal. So 30% is straight, 70% is slightly curved. So slight curve is not a problem. Now this curved penis syndrome that what you're talking about is something called as Peyronie's disease, where there is a calcium plaque which is formed because of vigorous sex, multiple sex, many times diabetic patients, where there is an injury to the local tissue. वो लोकल टिश्यू में इंजरी होने के कारण वहाँ पर जो हीलिंग होता है वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिशन हो जाता है और वो कैल्शियम डिपॉजिशन होने की वजह से जैसे वहाँ पर थोड़ा सा इंड्यूरेशन आ जाता है, थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है, लोगों को डर लगता है कि अरे कैंसर हो गया क्या। तो इसमें कैंसर होने का संभावना बहुत ही कम है। अब दिस सिंड्रोम व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज बिकॉज ऑफ पायरोनीज डिजीज। इसमें कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है और कभी कभी इरेक्शन होने के बाद पेन होता है और इरेक्शन होने के बाद पेनिट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देयर आर वेरियस मेडिकल एंड ट्रीटमेंट विथ विच वी कैन डिक्रीज दिस प्लाक, एंड अगर ये प्लाक बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो ये प्लाक को एक्सरसाइज कर कर उसके ऊपर सर्जरी भी की जा सकती है। Mm-hmm. And does the masturbation affect the quality of the sperm? Because of the urban population going up and the age of marriage is going beyond 25, 26, 27. What has happened is people have no time, or people are not getting married, or people don't have sexual partners. So if you are married, you will have sex and you will discharge your semen. When you are doing masturbation, it is the same mechanism. So many a time patient come to me and they say कि मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने बताया कि मैस्टरबेशन में कर रहा था, मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे वीकनेस आ जाता है। बट मैस्टरबेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जो सीमेन आपका बनता है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सो मैस्टरबेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। Masturbation doing many times 2 to 3 days can lead to chronic fatigue and losing interest in sexual partners or developing some neural depression or anxiety related to the whole act are the problem because of masturbation. Routine masturbation, what you do 2 to 3 times a week, is absolutely normal, and it is my advice to everybody that that should be the frequency of discharge of semen by doing masturbation. What are the ways in which one can actually scientifically, which are backed? Because there are many myths around improving the quality of the sperm. What are the scientific backed you would suggest ways to improve the quality? First thing is good lifestyle. Hmm. Your diet should be good. You should do regular exercises. This exercise will improve the testosterone. And this testosterone is essential for stimulation of
testes, and it is also important to prevent erectile dysfunction. The person is more interested in sex. As far as semen quality is concerned, as I said, that you should have healthy diet style. You should include zinc, then coenzyme Q, as well as vitamin E, these kind of things into your regular diet. These are the things which are required for improvement in semen quality. What is the real deal with the supplements that one takes for the testosterone boost? Testosterone boosters are the things that what we take from outside, like some vitamins, vitamin E, zinc, um, coenzyme Q, etc. Because of which the body produces more of testosterone. Mm-hmm. So many a time when the patient comes with erectile dysfunction, etc., this is not what we give. Testosterone supplement is supplementation of testosterone from outside, which is in the form of giving testosterone patches or testosterone injection. This is what we advocate for old patients where the testosterone levels are really, really low, or if there is an injury to the testes in the form of torsion testes or cryptorchidism where the testes have not come down and they have remained very small testes. These are the patients where we give this testosterone supplementation. So both the entities are different. The indication for treatment with these kind of boosters as well as supplements are completely different, and all these things have to be done under good urological observation and advice. What is azoospermia? Sperms are required for reproduction. When in a ejaculated sperm you don't have any live or dead sperms, the condition is called as azoospermia. Now, this azoospermia can be of two types. One is obstructive and second one is non-obstructive. Obstructive means the sperms are produced in the testes, but ये जो sperms जो बंद रहे हैं वो जब भी आप ejaculate कर रहे हो तभी आपके सीमेन में नहीं आ रहा है. So this is called obstructive azoospermia. Second type of azoospermia is non-obstructive. यहाँ पर क्या हो जाता है कि sperms बनने का जो mechanism है उसमें ही प्रॉब्लम आ जाता है. ये टेस्टिकुलर इंजुरी होने की वजह से या एडल्टहुड मम्स होने की वजह से और समथिंग कॉल्ड एज टॉर्शन टेस्टिस, जो टेस्टिस आपकी टर्न हो जाती है जिसकी वजह से क्रिप्टॉर्चिडिज्म, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से ये टेस्टिस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस टाइप का एजोस्पर्मिया होता है. दोनों टाइप के ट्रीटमेंट अलग अलग है. एजोस्पर्मिया में हम जो भी जहां पर भी ब्लॉक है वो ब्लॉक को हम करेक्ट कर देते हैं सर्जिकली, और वी डू समथिंग कॉल्ड एज टीजा, दैट इज टेस्टिकुलर एस्पिरेशन ऑफ स्टम्प्स, और उसको पार्टनर या वाइफ के एक्स के साथ में मिला के, विच वी कॉल इट एज इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वी क्रिएट बेबीज, which on common terms is called as test tube babies. And it is often seen that 1 in 5 men, they go through the erectile dysfunction. According to you, is it a medical health issue, or is it in the head, the stress and the anxiety and all? What is it about? Erectile dysfunction. Now, many times it is said that the good sex is not between two legs, it is between two ears. So, the major problem in erectile dysfunction is anxiety, depression, stress. Once you correct that, almost 80% of all the erectile dysfunction comes into control. Now, when we talk about erectile dysfunction, I would like to divide into 4 types. One is whether there is decrease in libido. Libido का मतलब है आपको सेक्स करने की इच्छा होती है या नहीं होती. इसका कारण बहुत सारा हो सकता है. इसका कारण ओबेसिटी, डायबिटीज, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, इसके वजह से एनर्जी लेवल्स आर वेरी लो, तो आपको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज लिबिडो. सेकंड होता है इरेक्शन. इरेक्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि पेनिस के अंदर 2 ट्यूब्स रहते हैं जहां पर ब्लड फ्लो आ जाता है, ब्लड फ्लो होने की वजह से इरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आप पेनिट्रेट कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम इज यू हैव सेक्स, बट व्हेन यू आर हैविंग सेक्स बिफोर यू इजैकुलेट, मतलब इजैकुलेशन होके सीमेन बाहर आने के पहले ही आपका इरेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से जो इजैकुलेशन होता है वो होता नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज अर्ली डिट्यूमेसेंस. दिस इज फेयरली कॉमन एंड दिस इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ erectile dysfunction which can be treated. And the fourth one is something called as premature ejaculation. Premature ejaculation, जब भी आपका ejaculation सेक्स करने के बाद within 1 minute हो जाता है, and
always, every time this happens over a period of 6 months, then we call it as a premature ejaculation. इसके अगेन दो टाइप्स है. एक मतलब बचपन से ही आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, पहले से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन था, और सेकेंडरी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. दिस कैन हैपन व्हेन यू आर मैस्टरबेटिंग. यू कैन गो ऑन फॉर 2-3-4 मिनट्स, बट जब भी आप सेक्सुअल पार्टनर के साथ जाते हो, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी और न्यू पार्टनर विच कम्स इन, you ejaculate very quickly. But it is not only anxiety, depression, or these kind of things related. It can be also because of local problems. Like suppose your penile head or the skin is very sensitive, and when it comes in contact with any sexual activity, immediately you can ejaculate. Second thing is the prostate is having infection, then it needs to push that fluid out as quickly. So that also can lead to premature ejaculation. So that's what is erectile dysfunction is all about. In the urban cities, the erectile dysfunction issue is growing faster. What would you blame the reasons to be? Most important reason would be stress, tension regarding whatever jobs, running around, not so good lifestyle, lack of exercise, obesity, early diabetes, plus the marriage age has become more than 28-30. The best period of your sexual activity is 18 to 22. As the age starts advancing, the things start becoming less and less. So with all these things, urbanization, the marriage age has become less, sexual partner identification has become less. So that leads to patient coming into sexual contact at a later stage. Plus there is a lot of myths which is around. People listen to their friends that I had sex 2 times, 3 times a day, or my erection is so good, etc. So sexual erection, ejaculation, and the act is completely personalized. If your partner is happy with the frequency that what you are doing, and she's happy with the time that what you spend together, then I guess everything is normal. Now, because of urbanization, the time of this sex has become less. People have Saturday, Sunday time for this kind of thing. So erectile dysfunction is increasing in urban population. And this is what is happening all over the world. What is the parapharmacies and what one can do about it? Paraphymosis is skin when you are cleaning or when you are having a sexual act or any other medical condition where you are catheterized. The skin which is taken back doesn't come in front from the glands of the penis. This condition is called as paraphymosis. It is a kind of a surgical emergency. As quickly as possible, you should go to a physician. Because what happens is, when the skin goes behind, the blood supply of that part becomes less. As the blood supply goes down, the oxygenation goes down, and the whole skin can become necrosed and blackened. So before this thing happened, you need to go to a physician or urologist and reposition this paraphymosis. Now, if paraphymosis happened once, there is a possibility it can happen second time. So you have to be very, very careful. And if the paraphymosis, that is skin which goes behind and doesn't come in front, happens way too often, the treatment should be circumcision. That is, whatever the excess part of the skin which is there, that has to be removed. Why do men have 2 holes in the penis? Is it common or what is it? 2 holes in the penis, that's what we call as hypospadias or epispadias. This hole is situated on the top part of the penis. It is called epispadias. If it is under surface, it is called as hypospadias. Now what happens is, the urethra, from where the urine comes out, उसका अगर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है और वो यूरेथ्रा जो डेवलप हो गया है वो पूरा पेनिस के टिप तक नहीं आता है, तो ऐसे दिखता है कि उसमें 2 होल्स है, बट वो 2 होल्स रहते नहीं है. एक होल में से यूरिन बाहर आता है और दूसरे होल जो रहते हैं वो स्किन का होल रहता है. सो दिस इज अ हाइपोस्पीडियस एंड एपिस्पीडियस. इसका सर्जिकल ऑप्शन है जहां पर ये ट्रीटमेंट होके ठीक हो सकते हैं. इसके कारण है, अगर आपका शादी बहुत लेट हो गया है और आपके बच्चे 35-38 ईयर्स के आगे हो गए हो, इफ यू आर अ स्मोकर, especially women who are smokers, and suppose it's a premature delivery, that is 6 months, 7 months, 8 months में अगर वो डिलीवरी हो जाती है, तो ये इस टाइप के डबल होल एपिस्पेडियास, हाइपोस्पेडियास के प्रॉब्लम हमें ज्यादातर कर दिखाई देते हैं. The parents having their teenagers, तो उनको उनकी hormonal health के लिए क्या पता रहना चाहिए? To what extent they should have, what kind of information that they should be having? This is called adolescent medicine. If the secondary sexual character
which happen because of hormonal changes happen before 8 years of age, or it doesn't happen till the age of 14, you should be alarmed, because this is the phase when the hormone starts coming out, and that's the time when you develop secondary sexual characters. Agar secondary sexual characters means development of pubic hair or hair on the body, और थोड़ा सा मुस्टैच, थोड़ा सा दाढ़ी अगर आपको नहीं बढ़ता है, आपका आवाज होर्स नहीं हो जाता है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शायद हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं. इस टाइप में थोड़ा सा इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ बढ़ जाती है. मेनी टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एमिशन व्हिच यू कॉल इट एज नाइटफॉल. ऐसे सब जगह पे ये चीज़ होने की वजह से अगर पेरेंट्स और उनके किड्स में अच्छा संभाषण न हो और अगर समझ में नहीं आए कि क्या करना ज़रूरी है, तो ये प्रॉब्लम फिजिकल और मेंटल लेवल तक भी जा सकता है. लकीली आजकल स्कूल में देयर इज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल और सेक्स रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स. बट अगर जहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर मेरे हिसाब से पेरेंट्स ने इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, अपने बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करना ज़रूरी है, और उनको ये बताना ज़रूरी है कि दिस इज़ अ फेज वेयर बॉय इज़ बिकमिंग टीनेज एंड टीनेजर इज़ बिकमिंग एन एडल्ट, और ये बहुत ही नॉर्मल है, और उसकी वजह से कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो सकता है. मेंटल रिलेटेड जिसके इश्यूज है वो भी सेटल हो सकते हैं, फिजिकल इश्यूज भी बहुत 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 तरीके से सेटल हो सकते हैं. In the urology, what are the emergencies and how would you define them? Any pain in abdomen can be stone. Hmm. That's one of the most important things that what you have to understand. If there is pain, now this pain is called a loin to groin pain. ये टिपिकल पेट में दुखता है गैस का वैसा पेन नहीं रहता है. ये किडनी के ऊपर के हिस्से में चालू हो जाता है और पेशाब के नली के हिस्से तक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसको हम लॉइन टू ग्रोइन पेन बोलते हैं. अगर ऐसा पेन है तो आपको सोनोग्राफी करना है. सेकंड इमरजेंसी कुड बी ब्लीडिंग. इफ देयर इज ब्लीडिंग, वी हैव टू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लीडिंग. वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज फॉर ब्लीडिंग इज इन्फेक्शन. अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कल्चर टेस्ट करना जरूरी है, उसमें देखना जरूरी है कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है. कोई भी ट्यूमर उसकी शुरुआत हो, जहां पर वो किडनी में हो, यूरेटर में हो, ब्लैडर में हो, प्रोस्टेट में हो, द फर्स्ट सिम्टम कैन बी ब्लीडिंग होना. तो कभी भी आपको ब्लीडिंग हो तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है कि ब्लीडिंग हो गया, चलो मैंने बहुत सारा पानी पिया, ठीक हो गया. आपने किया, बहुत अच्छा किया, बट उसके साथ में सोनोग्राफी करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वुड बी प्रायपिज्म. दैट इज इरेक्शन हो जाता है बट इरेक्शन नीचे नहीं आता है. 4 घंटे के अंदर जो इरेक्शन होता है उसको नीचे आना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इरेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो लाइफ लॉन्ग के लिए खराब हो सकता है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉर्शन व्हिच इज वेरी यूजुअली सीन इन स्मॉल चिल्ड्रन, वेयर जो गोटी रहती है वो टर्न हो जाती है, और टर्न होने के कारण जो ब्लड सप्लाई उसका रहता है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और गोटी का ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो पूरी की पूरी काली पड़ सकती है. तो दिस कॉल्ड टॉर्शन ऑफ टेस्टिस. देन वी डिस्कस्ड अबाउट पैराफाइमोसिस. दैट इज द स्किन हैज गॉन बिहाइंड, स्किन इज नॉट कमिंग इन फ्रंट, so that skin has to come in center, and this is how we need to manage this kind of possible thing. Then there is something called a retention of urine. पेशाब बाहर ही नहीं आ रहा है. अगर हम पेशाब बाहर नहीं लाएंगे तो ये पेन बढ़ते जाएगा. जैसे ये पेन बढ़ते जाएगा उसका लोड पेन के कारण हार्ट पर आके मेनी टाइम देयर इज precipitation of myocardial infarction because of pain and retention. So retention of urine treatment is जल्द से जल्द कोई डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है, और वहाँ पर कैथेटर बैग के जो यूरिन जो है आपकी वहाँ से उसको बाहर निकालना जरूरी है. So these are the few things in urology where symptoms start and you come to know. मतलब आपको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है, बट इन सब चीज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, because these are the signs which can be precursor for any of the bigger problems where body is showing that help. So immediately you should go to a physician, urologist, do a sonography and do what is required to be done. Urology is not something that often people discuss about it. It always just stays as an anxiety, as a misinformed topic. So, like, I really appreciate the bundle of knowledge that you have shared with us. I am keen to know that what led you to take the urology as your specialty. After you complete your MBBS, there are two things. One is surgical branch and one is medical branch. Medical people become cardiologists, nephrologists, endocrinologists. Surgical people become general surgeon, laparoscopic surgeon. And one of the best branch to take up is urology. Now this urology has developed into multiple super specialties. That is oncology. So it's called a uro-oncology.
then it is reconstructive urology, then it is andrology or infertility importance related things, then it is a female urology, then it's a pediatric urology, then there is a robotic urology, then there is a laser and endoscopy specialization urology, which is my specialty, which I like. And it is very, very interesting. It's extremely interesting. The treatment that what you offer to the patients, he can be completely cured. It is very heartening to see, as a doctor, to see patients improving with these conditions and completely getting cured. At the same time, the work and life balance is quite good. There are not many emergencies which are in there. And if you see, 25 to 30% of surgical treatment which is given in any kind of scenario, any kind of country, any kind of treatment option, these are all urological problems. So number of patients are very, very high number. So taking into consideration, plus the newer things which are happening, the robotics is coming in, endourology is coming in, scopes are becoming less, everything can be managed where you are sitting in one place and surgery is happening. It's an extremely what do you say, challenging and extremely satisfying field. So I guess all surgeons who become surgeon and want to do super specialty, almost 90% will have choice as urology. What advice you would like to give to the students who are opting for the urology? It's an extremely wonderful branch all over world. Maybe after doing general surgery, when you are going for super specialty training, it is the first choice everywhere. Jobs are very easily available. The treatment that what you give to patients can be treatment in big hospitals, as well as you can have a small nursing home or your own hospital kind of a setup. इसमें आप खुद के हॉस्पिटल में खुद के ट्रीटमेंट ऑप्शंस मोडालिटीज कर सकते हो. पेशेंट स्टोन, कैंसर, बाकी के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पेशेंट बहुत सारे हैं. अगर ट्रीटमेंट बराबर हो, अच्छे से हो, तो कंप्लीट क्योर हो सकता है. सो इफ यू वांट टू टेक अप दिस यूरोलॉजी, आई वुड से गो अहेड, thumbs up, best possible branch. That's nice. What are the expenses usually it takes to set up a urology clinic? As what we have seen is that urology is not remained as cut and stitch operation. It has become minimally invasive, lithotripsy or lasers or endoscopy or robotics related operative intervention. It is a bit expensive thing. But if you see, say suppose laparoscopy, if anybody is doing general surgery laparoscopy, same equipment can be used for laparoscopy urology. अभी आप अगर एंडो यूरोलॉजी कर रहे हो तो एंडो यूरोलॉजी का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट सेट है, दैट विल कम टू अबाउट से 8 to 10 लाख रुपीस. अगर वो आपके पास है तो वो लेके आप इस टाइप के सेंटर में जा सकते हो और यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हो. अभी यूरोलॉजी का प्रॉब्लम इतना बड़ा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर सो मेनी, उसमें हर जगह पर तालुका, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे अच्छे अच्छे सेटअप है जहाँ पर आप जाके कोई एक जॉब कर सकते हो, जहाँ पर यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकते हो. सो इट इज नॉट मस्ट दैट यू हैव टू हैव बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बी अ यूरोलॉजिस्ट. Thank you so very much today for sharing all of this, especially knowing this particular topic from 360 degree has really helped us. I mean, most of the times it just gets restricted to only Google search. How do you get troubled with the Google search patients which come to you? Google search. Now what happens is, it is double-edged weapon, you know. Mhm. Because of this Google search, what happens is patient come to us in a very initial phase. Hmm. That is, I got hematuria, I got blood, I don't want to discuss it with anybody. Yes. I don't want to tell my parents, I don't want to tell my partners, I'm very shy to talk about. Then I Google search. And when I see Google search, I come to know that yes, this can be a problem. Hmm. Second part, patient comes to us with just an infection in the bladder, where there is a bit of cystitis which is in there. Mhm. They read about the Google search and they come back and they say that, अरे मेरे को शायद किडनी का कैंसर हो गया है, मेरे को प्रोस्टेट का कैंसर हो गया है, मेरे को ब्लैडर का कैंसर हो गया है. Hmm. कभी कभी घड़ी घड़ी पेशाब होता है इन्फेक्शन की वजह से. 18 और 20 साल के लोग आके हमको बोलते हैं कि प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट चाहिए. तो वी से रिलैक्स, ठहर जाओ, लेट मी इवैल्यूएट. 18 और 20 साल के पेशेंट को प्रोस्टेट का इशू नहीं होता है. So it is double-edged. Because of Google, information is available at one button stroke in smallest of possible villages, where people are aware that
what treatment option is available, और ये प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है आगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के कारण छोटा प्रॉब्लम भी बड़ा बन जाता है, बट ओवर अ पीरियड टाइम वी आर गॉट यूज्ड टू इट. So to ask you the last question from here, what do you see the future of urology as? Future of urology is very, very bright. As so many newer things are coming up, I see that the endoscopes, मतलब जो छोटे छोटे दूरबीन जो हम यूज करते हैं वो छोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, जिससे बॉडी को जो भी थोड़ा बहुत नुकसान आज हो रहा है 1% 2% वो भी नहीं होगा. द लेजर्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर, सो दैट कितना भी बड़ा स्टोन हो, कितना भी हार्ड स्टोन हो, लेजर एप्लीकेशन से स्टोन पूरा का पूरा टूट सकता है. लैप्रोस्कोपी जहाँ पर हम होल कर कर बॉडी के अंदर जाते हैं, दैट विल बिकम वन सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपी एवरीवेयर. दैट इज अम्बिलिकस, मतलब आपके नाभि होती है, वहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, वहाँ से एक ट्यूब अंदर जाती है और वो ट्यूब के अंदर मल्टीपल चैनल्स रहते हैं, वहाँ से आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके ऑपरेशन हो सकता है. यही चीज आपको देखने में मिलेगी जो अभी डेवलप हो रहा है डेवलप्ड कंट्री में, ऑलरेडी इट इज इन प्ले, इज इन रोबोटिक्स. मतलब रोबोटिक्स में हम 3 या 4 बड़े बड़े इंसिजन निकाल कर अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं, उसके बदले में एक ही इंसिजन होगा, एक ही पोर्ट होगा, वहां से पूरा का पूरा इक्विपमेंट अंदर जाएगा, पूरा का पूरा सर्जरी करेगा, बाहर चला आएगा. लैपटॉप लिथोट्रिप्सी मशीन्स, आज के तारीख में लिथोट्रिप्सी मशीन इनिशियली एक पूरा रूम वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, अभी छोटा हो गया है, वो अभी हम उठाकर उसको लेके जा सकते हैं, कोई भी ट्रक के अंदर गांव-गांव में जा सकते हैं. ओवर अ पीरियड टाइम होपफुली इट विल बिकम लाइक अ लैपटॉप लिथोट्रिप्सी, जिसको हम अटैच करो, एनर्जी सोर्स उसको कनेक्ट करो, लिथोट्रिप्सी करो, स्टोन की ट्रीटमेंट करो, कंप्लीटली उसमें क्लियरेंस दे दो. सो everything is going to become smaller, everything is going to become more powerful, everything is going to become completely technology dependent. And as the AI is coming in a very big way here with AI, हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट जो उसका रहता है उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के कारण उसका देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, अगर स्टोन है या अगर कैंसर है तो कैंसर का बायोप्सी का रिपोर्ट क्या है, प्लस उसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है, ये सब की इंफॉर्मेशन लेकर एआई के माध्यम से और स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट हम ऑफर कर सकते हैं. मतलब कैसे होता है कि अभी किडनी है, उसका क्या करे, किडनी का ट्यूमर है, निकाल दो. बट अगर ये एआई के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटी, ट्रीटमेंट मोडालिटी और व्हाट यू से प्रिसीजन मोडालिटी हम इसको करेंगे, तो हर पेशेंट को हम इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट उसको ऑफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आउटकम अच्छा रहेगा और जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस सिंपलर होंगे, होपफुली चीपर होंगे और इंडिविजुअलाइज्ड होंगे. सो दैट्स वेयर आई सी दैट यूरोलॉजी इज गोइंग. Thank you so very much for माय today. प्लेजर. Quietly, when these problems enter our system, we have understood that how much we take this for granted. These are the very small symptoms. We have to be extremely vigilant about it. And thanks to Dr. Anand Utre, he has guided us through this, that if we don't resolve them on time, what it can lead to, even for that matter, something that हम जो किडनी स्टोन जितना हल्के में ले लेता है, which is not supposed to be taken like that, otherwise it may involve many complications. If you think this podcast has helped you understand your body better, it has helped you understand how to take care of these situations, please share it among your friends, please share it among the other men who will come to know the results of it, who will come to know how to deal with it. And do post your comments, get back to us with any questions that you may have. Do like our podcast and subscribe it and share it. Thank you.